लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पैकेजिंग ऑफ पैरेंटल के बारे में देखा था, प्रोसेसिंग ऑफ पैरेंटल के बारे में देखा था। पैरेंटल प्रोडक्ट के जो कंटेनर क्लोजर होते हैं वो किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, या फिर प्रोसेसिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। और इस वीडियो में हम पैरेंटल प्रिपरेशंस के इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर है इवैल्यूएशन की, ये सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला इवैल्यूएशन पैरामीटर इज स्टेरिलिटी टेस्ट। जो प्रिपरेशन हमने बनाया है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, ये चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो होता है स्टेरिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट इज पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट वो होता है जहाँ पे हम बनाए हुए प्रिपरेशन में पायरोजन मतलब टेम्परेचर जो एजेंट होते हैं बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वो एजेंट है कि नहीं ये चेक करते हैं, वो होता है पायरोजन टेस्ट। नेक्स्ट इज क्लैरिटी टेस्ट। प्रिपरेशन हमने जो बनाया हुआ होता है वो क्लियर होना चाहिए, तो वो होता है क्लैरिटी टेस्ट। उसके बाद होता है लीकेज टेस्ट। हमने जो पैरेंटल प्रिपरेशन बनाए हुए हैं एम्प्यूल में सील किए हैं, तो वो एम्प्यूल कहीं से लीक तो नहीं हो रहे हैं, वो होता है लीकेज टेस्ट, वो भी हमें परफॉर्म करना होता है। उसके बाद एसे और स्टेबिलिटी टेस्ट। तो ये सारे इवैल्यूएशन के टेस्ट होते हैं जो हमें इवैल्यूएशन पैरामीटर के तौर पे चेक करने होते हैं, और अगर ये सारे पैरामीटर सही है तो ही हम अपना बनाया हुआ प्रिपरेशन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट के बारे में। वन बाय वन हम सारे के सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टेरिलिटी टेस्ट। अब ये जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो होता क्या है? अप्लाई टू द प्रोडक्ट्स दैट टू बी स्टेराइल बिफोर मार्केटिंग टू चेक द प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो स्टेरिलिटी टेस्ट होता है वो प्रिपरेशन जो मार्केटिंग करते हैं हम उससे पहले किया जाता है। अब ये टेस्ट करते क्यों है? ये टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो प्रिपरेशन बनाया है, वो फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। Sterility tests are performed on random samples from the batch and must be carried out under aseptic condition in order to avoid accidental contamination of the product during the test using example a laminar airflow cabinet। ये जो स्टेरिलिटी टेस्ट होती है ये परफॉर्म कैसे की जाती है? अब जो बैचेस हम बनाते हैं ना पैरेंटल प्रिपरेशन की लार्ज स्केल पे, तो उसमें से कुछ रैंडम सैंपल्स सिलेक्ट किए जाते हैं जो असेप्टिक कंडीशन में, उसमें कुछ असेप्टिक कंडीशन में उनका स्टेरिलिटी टेस्ट किया जाता है ताकि कोई भी एक्सीडेंटल कंटामिनेशन भी उसमें ना हो। अब ऐसे कौन कौन से असेप्टिक कंडीशंस होते हैं? जैसे कि लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कील किए जाते हैं यूवी रेस से, और उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत हायर लेवल तक रिड्यूस किए जाते हैं, तो वो होता है असेप्टिक कंडीशन। तो जब भी हम स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं तो वो हमेशा हमें असेप्टिक कंडीशन में ही करनी चाहिए, जैसे कि लैमिनार एयर फ्लो का कैबिनेट। Growth of microorganism, if present in samples under test, is usually checked by incubating over specified culture media at specified temperature for specified time। अब हमारे प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, ये हम कैसे पता कर पाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से। तो अगर हमारे सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो वो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा? तो हमें कल्चर मीडिया बनाना पड़ेगा, जिस मीडिया में हम जो सैंपल है हमारे प्रिपरेशन का वो इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसे इंक्यूबेट करेंगे। जो भी स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है फार्माकोपिया में, उस टाइम पे हम उसे इंक्यूबेट करेंगे। जो इंक्यूबेशन के पीरियड होते हैं तो उसके लिए उसका टेम्परेचर भी स्पेसिफिक होता है और टाइम भी स्पेसिफिक होता है, तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, टाइम एंड इंक्यूबेटिंग पीरियड के साथ हम उसकी ग्रोथ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो ये होता है स्टेरिलिटी टेस्ट में। क्या करते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे प्रिपरेशन में प्रेजेंट है कि नहीं ये देखने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि ये जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग होता है ना उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो
If bacteria or fungi are placed in a medium which provides nutritive material and water and kept at a favorable temperature, the organism will grow and their presence can be indicated by turbidity in the clear medium. अगर समझ लीजिए कि हमने एम्प्यूल में जो प्रिपरेशन बनाया है, पैरेंटल प्रिपरेशन, उसमें बैक्टीरिया या फिर फंगाई प्रेजेंट है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्या करना है, हमने जो प्रिपरेशन बनाया है वो सैंपल हमें किसी कल्चर मीडिया में या फिर न्यूट्रिटिव मीडिया में हमें पोर करना है ताकि उसे वाटर और न्यूट्रिटिव मटेरियल दोनों मिले। पोर करने के बाद फिर उस कल्चर मीडिया को, जिसमें हमने ऑलरेडी हमारा सैंपल मटेरियल इनोकुलेट कर दिया है, तो उसे एक फेवरेबल टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम उसे रख देंगे। तो क्या होगा, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना, एक तो वो बैक्टीरिया हो सकता है या फिर फंगाई हो सकता है, वो ग्रो होना स्टार्ट करेंगे। ओके, और अगर उसमें बैक्टीरिया है या फिर फंगाई है तो उनका जो प्रेजेंस है, उनकी ग्रोथ है, वो किस चीज़ से इंडिकेट होगी? जो मीडिया हमने बनाया है ना, तो उसमें टर्बिडिटी फॉर्म होगी क्लियर मीडियम में। अब फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देखिए, ये है पेट्री डिश। ओके, तो ये पेट्री डिश जो है ना, इसमें हमने क्लियर न्यूट्रिटिव मीडिया यहाँ पे पोर किया था और उसके बाद हमने जो पैरेंटल प्रिपरेशन बनाया था उसका कुछ सैंपल इस पेट्री डिश में इनोकुलेट कर दिया। अब ये जो प्रिपरेशन हमने बनाया था ना, पैरेंटल प्रिपरेशन, तो उसमें बैक्टीरिया या फिर फंगाई प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या किया, न्यूट्रिटिव मीडिया में उसे ऐड करने के बाद कुछ टाइम के लिए फेवरेबल टेम्परेचर के साथ हमने उसे स्टोर कर दिया। तो स्टोर करने के बाद जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो हमने ये पेट्री डिश बाहर निकाली और हमें ये जो आप टर्बिडिटी देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे टर्बिडिटी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये जो टर्बिडिटी आप देख रहे हैं ना, तो ये किस वजह से हुई है? बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ हुई है न्यूट्रिटिव मीडिया में, उन्हें न्यूट्रिटिव मटेरियल मिला ताकि वो उस पर सर्वाइव कर पाए, वाटर मिला। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें टर्बिडिटी दिखाई देती है क्लियर मीडियम में, तो उसका मतलब ये है कि हमारे प्रिपरेशन में बैक्टीरिया या फिर फंगाई मौजूद है और इस तरह के प्रिपरेशन हम ह्यूमंस या फिर ह्यूमन सब्जेक्ट पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बैक्टीरिया फंगाई हमारे ब्लड में जाने हैं डायरेक्टली तो ऑब्वियसली इट कैन कॉज फैटल इफ़ेक्ट। सो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो ये होता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग, जो हमें हर प्रिपरेशन बनाने के बाद रैंडम सैंपल सेलेक्ट करके वो स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करनी होती है। ओके, अब ये जो स्टेरिलिटी टेस्ट हमने करी है ना, तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज़। यहाँ पे सैंपल साइज़ क्या होता है? जो प्रिपरेशन हमने बनाया है वो होता है सैंपल। पैरेंटल प्रोडक्ट जो बनाया है हमने वो होता है सैंपल। तो उस सैंपल की साइज़ कितनी लेनी है वो होता है फर्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज़। सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी यूज्ड। नेक्स्ट, सैंपल साइज़ तो हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब सैंपल की जो क्वांटिटी लेनी है ना, वो कितनी लेनी है ये भी हमें चूज़ करना होता है। The second step is selection of quantity of product to be used. The third step is method of testing. कौन सी मेथड यूज़ करेंगे स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए वो भी हमें डिसाइड करना पड़ता है, तो वो होता है मेथड ऑफ टेस्टिंग। एंड फोर्थ इज ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। जो भी हमने मेथड्स यूज़ किए हैं उसके कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स तो आए ही होंगे। तो वो ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करें, तो ये सारी जो स्टेप्स होती है वो हमें स्टडी करनी है। नाउ लेट्स सी ऑल द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग वन बाय वन। सो द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, वो किस स्टेप का है? सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज, कि हमें सैंपल की साइज़ कैसे सिलेक्ट करनी है। तो ये जो टेबल देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉलम है, उसमें से फर्स्ट कॉलम it indicates number of atoms in the batch and second column indicate minimum number of atoms to be tested for each medium.
तो सैंपल का साइज़ कितना होगा ये इससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल पैरेंटल प्रिपरेशंस हमने बनाया है और एक बैच में उससे लेस दैन 100 कंटेनर्स है, तो हम उसमें से कितने कंटेनर कलेक्ट करेंगे? 10% और 4 कंटेनर्स विच एवर इज़ ग्रेटर। अगर लेस दैन 100 कंटेनर्स है तो 100 कंटेनर्स के या फिर 100 से लेस जो भी कंटेनर्स है उनके 10% या फिर 4 कंटेनर और 10% कंटेनर में से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी तो उस टाइप के मतलब उतना साइज़ का कंटेनर, मतलब वो 10% अगर ज़्यादा है या फिर 4 कंटेनर ज़्यादा है तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अगर कंटेनर 100 से 500 के बीच में है तो हम 10 कंटेनर चूज़ करेंगे सैम्पल साइज़ के लिए, ठीक है। अगर 500 से ज़्यादा कंटेनर्स है 500 से ज़्यादा कंटेनर्स है तो हम 2% और 20 कंटेनर्स इन दोनों में से जो भी कम होगा वो कंटेनर हम चूज़ करेंगे। और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स के लिए 2% और 10 कंटेनर्स इन दोनों में से जो भी कम होगा वो चूज़ करेंगे। अब ये तो हुआ पैरेंटल प्रिपरेशन के बारे में। अगर हम एंटीबायोटिक सॉलिड्स के साथ डील कर रहे हैं तो फार्मेसी बल्क पैकेज, अगर हमने स्टेराइल पाउडर्स बनाई हैं या फिर सॉलिड्स बनाए हैं, स्टेराइल सॉलिड्स एंटीबायोटिक सॉलिड्स में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर बल्क पैकेजेस में वो 5 ग्राम से कम है तो हम 20 कंटेनर चूज़ करेंगे और बल्क पैकेज में अगर वो 5 ग्राम से ज़्यादा है तो 6 कंटेनर चूज़ करेंगे। तो इस तरह से सैम्पल साइज़ सिलेक्ट की जाती है। अब तक हमने देखा पैरेंटल प्रिपरेशन, एंटीबायोटिक सॉलिड्स एंड थर्ड इज ऑफ्थेल्मिक एंड अदर नॉन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन। तो अगर नॉट मोर देन 200 कंटेनर्स है, मतलब 200 से ज़्यादा कंटेनर्स नहीं है, तो हम 5% और 2 कंटेनर्स यूज़ करेंगे। 5% और 2 कंटेनर इन दोनों में से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी तो वो कंटेनर हम यूज़ करेंगे। और अगर 200 से ज़्यादा कंटेनर प्रेजेंट है ऑफ्थेल्मिक एंड अदर नॉन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में तो 10 कंटेनर हम चूज़ करेंगे। तो इस टेबल से आपको जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग की फर्स्ट स्टेप होती है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग, वो क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ सैम्पल साइज। तो इस टेबल से आपको कितनी बैच है और उसमें से कितने सैंपल सेलेक्ट करने हैं, रैंडम सैंपल, इसका आइडिया आ जाएगा। ओके, द सेकंड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी टू बी यूज्ड। अब ये जो टेबल है ना, ये सेकंड स्टेप के बारे में डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पर भी 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम कंटेन्स क्वांटिटी पर कंटेनर एंड सेकंड कॉलम कंटेन्स मिनिमम क्वांटिटी टू बी यूज्ड। अब इसमें लिक्विड्स जो अदर दैन एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं लेस दैन 1 ml। अब फॉर अ वाइल लेट्स कंसिडर कि हमने जो प्रिपरेशन बनाया है उसकी क्वांटिटी लेस दैन 1 ml है। एम्प्यूल में 1 ml से कम है प्रिपरेशन, तब हम कितना सैंपल चूज़ करेंगे? द वोल कंटेंट्स ऑफ ईच कंटेनर। अगर 1 ml से कम है क्वांटिटी तो पूरा का पूरा कंटेंट है कंटेनर का वो हम सैंपल के लिए चूज़ करेंगे। अगर क्वांटिटी 1 से 40 ml के बीच में है देन हाफ द कंटेंट्स ऑफ ईच कंटेनर बट नॉट लेस दैन 1 ml। ठीक है, अगर क्वांटिटी 1 से 40 ml के बीच में बनाई है हमने प्रिपरेशन की, तो 1 से 40 ml में जितनी भी क्वांटिटी है, जितना भी प्रिपरेशन हमने बनाया है उसकी हाफ क्वांटिटी हम उसके लिए यूज़ करेंगे, ईच कंटेनर की हाफ क्वांटिटी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, हाफ क्वांटिटी तो यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पे लिमिट दिया है 1 से 40 ml तक। मतलब अगर 1 ml का प्रिपरेशन है तो 0.5 ml नहीं यूज़ करेंगे, तो हम 1 ml ही यूज़ करेंगे क्योंकि कंडीशन क्या दिया है, बट नॉट लेस दैन 1 ml। तो अगर यहाँ पे 1 ml का प्रिपरेशन है तो हम कितना यूज़ करेंगे? 1 ml ही यूज़ करेंगे, न कि हाफ़ करेंगे 1 ml का। अगर 1 से ज़्यादा है तो हम हाफ़ क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं कंटेनर की। नेक्स्ट इज 40 to 100 ml। अगर क्वांटिटी पर कंटेनर 40 to 100 ml है तो हम कितना कंटेंट यूज़ करेंगे? मिनिमम क्वांटिटी कितनी यूज़ करेंगे? 20 ml यूज़ करेंगे। और अगर 100 से ज़्यादा है तो कितनी यूज़ करेंगे?
10% of the content of the container but not less than 20 ml. NLT stands for not less than. ओके, तो अगर 100 से ज़्यादा है ना तो उसमें कितनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे हम? 10% ऑफ द कंटेंट ऑफ द कंटेनर, इतनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो क्वांटिटी होती है ये 20 ml से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक लिक्विड्स। अगर हमने एंटीबायोटिक लिक्विड्स बनाए हैं तो उसमें से हम 1 ml की क्वांटिटी चूज़ करेंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। अदर प्रिपरेशन सोल्यूबल इन वाटर और इन आइसोप्रोपिल मेरिस्टेट। अदर प्रिपरेशन जो होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं या फिर आइसोप्रोपिल मेरिस्टेट में सोल्यूबल होते हैं वो कितने यूज़ करेंगे? देन वी विल यूज़ द whole contents of each container to provide not less than 200 मिलीग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन इज insoluble preparations, creams and ointments to be suspended or emulsified। तब कितना यूज़ करेंगे हम? We have to use the content of each container to provide not less than 200 मिलीग्राम। अब ये तो देख के हमने एंटीबायोटिक लिक्विड के बारे में, अदर प्रिपरेशन के बारे में या फिर इनसॉल्युबल प्रिपरेशन के बारे में। अब सॉलिड्स के बारे में क्या कहना है ये देखते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। तो अगर 50 मिलीग्राम से कम है तो हम कितनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे? द वोल कंटेंट ऑफ ईच कंटेनर। अगर हम सॉलिड प्रिपरेशन के लिए स्टेरिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं तो 50 मिलीग्राम से कम क्वांटिटी है तो हम जो साइज़ यूज़ करेंगे, क्वांटिटी हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे वोल कंटेंट्स ऑफ ईच कंटेनर। अगर वही साइज़ 50 to 300 मिलीग्राम है तब हम कितना यूज़ करेंगे? हाफ द कंटेंट ऑफ ईच कंटेनर बट नॉट लेस दैन 50 मिलीग्राम। 50 से 300 मिलीग्राम के अंदर अगर स्टेराइल प्रिपरेशन बनाए हमने सॉलिड फॉर्म में तो क्या करेंगे? 50 से 300 मिलीग्राम के बीच में जो क्वांटिटीज़ आती है उनसे हाफ़ क्वांटिटी करेंगे और हाफ़ क्वांटिटी को हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें भी शर्त है कि उसकी जो क्वांटिटी होती है साइज़ की वो 50 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 50 मिलीग्राम हम क्वांटिटी है तो हम 50 मिलीग्राम का एज इट इज़ पूरा जो कंटेंट है वो यूज़ करेंगे। ओके, और अगर 300 मिलीग्राम से लेकर 5 ग्राम तक की क्वांटिटी है सॉलिड में तो हम 150 मिलीग्राम सैंपल का साइज़ यूज़ करेंगे। और अगर 5 ग्राम से ज़्यादा है तो 500 मिलीग्राम क्वांटिटी यूज़ करेंगे। अब ये जो क्वांटिटी का टेबल है ना ये मिनिमम क्वांटिटी टेबल है, मतलब मिनिमम इतना यूज़ करना ही है, इससे कम नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप ले सकते हैं लेकिन ये जो लिमिट दिए हैं यहाँ पे इससे कम हम यूज़ कर ही नहीं सकते, तभी हमारे टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो एप्रोप्रिएट आएंगे। ओके, तो ये होती है स्टेरिलिटी टेस्टिंग की सेकेंड स्टेप, सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज मेथड्स ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अब ये जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग के मेथड होते हैं वो जनरली 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज़ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड सेकेंड इज़ डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। अब ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन क्या होता है ये हम वन बाय वन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। अब ये जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होता है ना इसमें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन असेंबली की ज़रूरत पड़ती है। This requires the test sample to first pass aseptically through a membrane filter and it should retain microorganism having normal porosity of 0.45 micron and a diameter of approximately 47 millimeter। अब ये जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है ना इससे क्या होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर में कि हमने जो प्रिपरेशन बनाया है वो हमें पहले मेम्ब्रेन फ़िल्टर से पास करना होता है। अब ये जो फ़िल्टर होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर हमारे प्रिपरेशन में प्रेजेंट है तो वो रिटेन हो जाएंगे। लेकिन अब ये जो फ़िल्टर होता है उसके स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए? जो फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर में उसकी पोरोसिटी 0.45 माइक्रोन होनी चाहिए और डायमीटर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 47 मिलीमीटर इतना होना चाहिए, मतलब इतनी फाइन साइज़ की वो फ़िल्टर होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस पर रिटेन नहीं होंगे। तो ये होते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन फ़िल्टर। और आफ्टर फिल्ट्रेशन क्या होता है? जो मेम्ब्रेन होती है फ़िल्टर की वो रिमूव की जाती है असेप्टिक कंडीशन में फ्रॉम मेटेलिक होल्डर और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। अब आप ये जो देख रहे हैं ना फिगर में ये है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन असेंबली। अब ये देखिए ये यहाँ पे है सॉल्यूशन टू बी स्टेरिलाइज
पोर्ड, यहाँ से जो स्टेरिलाइज सॉल्यूशन होता है या फिर स्टेरिलाइज पैरेंट्रल प्रिपरेशन जो होता है वो हमें यहाँ से पोर करना होता है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर प्लेस किया हुआ होता है और यहाँ पे होता है होल्डिंग क्लैम्प। अब ये जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है ना, यहाँ से जब भी हम स्टेराइल प्रिपरेशन पोर करेंगे, ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर से पास होके फिर यहाँ पे वैक्यूम होगा, वैक्यूम से यहाँ पे इजेक्ट किया जाता है। और स्टेराइल प्रिपरेशन जो होता है, यहाँ पे स्टेराइल फ्लास्क में वो प्रिपरेशन यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फंगाई प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पे मेम्ब्रेन फ़िल्टर पे ही रिटेन हो जाएंगे। तो ये जब भी हमारा मेम्ब्रेन फ़िल्टर हो जाता है तो फिल्ट्रेट जो होता है वो नीचे कलेक्ट होता है और मेम्ब्रेन फ़िल्टर से पास होने के बाद जो प्रिपरेशन कलेक्ट होता है वो हम फाइनल कंटेनर में फिल करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है ना, इसे हम असेप्टिकली मेटालिक होल्डर से सेपरेट कर लेंगे और इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेंगे। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद उसमें जो फर्स्ट हाफ होता है उसे 100 ml कल्चर मीडिया में हमें ट्रांसफ़र करना है। अगर फंगाई उसमें प्रेजेंट है तो उसे इंक्यूबेट करना होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉट लेस दैन 7 डेज़। ठीक है, जो फर्स्ट हाफ हमने मेम्ब्रेन फ़िल्टर का बनाया है उसे 100 ml कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करना होता है, फिर उसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक 7 दिनों के लिए, 7 दिनों से कम नहीं चलता। ओके, तो 7 दिनों के लिए उसमें स्टोर करना होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये हुआ फर्स्ट हाफ। और अदर हाफ का क्या करना है, अदर हाफ जो होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर का वो हमें 100 ml फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में ट्रांसफ़र करना होता है और उसे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक नॉट लेस दैन 7 डेज़, इतना टाइम पीरियड के लिए हमें उसे स्टोर करना होता है। तो अगर हम ये दो जो हमने मेम्ब्रेन फ़िल्टर के 2 हाफ बनाए हैं, एक को हम कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे को हम फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दोनों की टेम्परेचर कंडीशन अलग अलग है। कल्चर मीडिया की टेम्परेचर कंडीशन है 20 to 25 और थायोग्लाइकोलेट मीडियम की टेम्परेचर कंडीशन है 30 to 35 और दोनों का जो पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है 7 डेज सेम। अगर हमारे पैरेंटल प्रिपरेशन में फंगाई प्रेजेंट है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन सूट होगी, ये वाली जिसमें टेम्परेचर कंडीशन है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उनके लिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस वाली जो टेम्परेचर कंडीशन है वो सूट होगी। ओके, तो ये जो हमने मेम्ब्रेन फ़िल्टर के 2 पार्ट बनाए थे और 2 पार्ट को अलग अलग कल्चर मीडिया में और फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में हमने ट्रांसफ़र किया था, तो हमें 7 दिनों के बाद उनकी ग्रोथ हुई है या नहीं, हमने जो मीडिया बनाए थे अगर सैंपल में हमारे फंगाई या फिर बैक्टीरिया होंगे तो वो कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे, तो वो उनकी ग्रोथ हमें ऑब्जर्व करनी होती है मीडिया में। ओके, तो ये जो टेबल है यहाँ पे, ये है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम का कॉम्पोजिशन कि फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स सी। अभी जो टेबल है ना, ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज कंपोनेंट एंड सेकेंड इज क्वांटिटी। अब ये जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं इंग्रेडिएंट जो हम फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम बनाने में यूज़ करते हैं। उसमें से फर्स्ट इज एल सिस्टीन मीन्स लिवोसिस्टीन। वो जो चाहिए होता है हमें, वो चाहिए होता है 0.5 ग्राम। Sodium chloride is required 2.5 gram, dextrose monohydrate 5.5 gram, agar 0.75 gram, yeast extract 5 gram, pancreatic digest of casein 15 gram, sodium thioglycolate 0.5 gram, reassessed sodium solution 0.1% and we will require that 1 ml डिस्टिल वाटर 1000 ml। तो ये होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। तो अगर आपको फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम बनाना है तो आप ये कॉम्पोजिशन यूज़ कर सकते हैं और फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम बना सकते हैं अगर आपको पैरेंटल प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन करना है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना है तो। ओके, एंड द नेक्स्ट टेबल इज़ फॉर मीडियम फॉर फंगाई एंड एरोबिक बैक्टीरिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। अब फंगाई के लिए जो मीडिया चाहिए होता है वो होता है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। अब उसका कंपोजिशन क्या है, लेट्स सी। तो उसमें जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो होता है पैंक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसिन, वो हमें चाहिए होता है 17 ग्राम। पेक्टिक डाइजेस्ट ऑफ सोयाबीन मील
3 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम, डायबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट 2.5 ग्राम, डेक्सट्रोज 2.5 ग्राम एंड डिस्टिल वाटर इज़ 100 ml। तो इस तरह से फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम एंड सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम बनाए जाते हैं। अब ये जो अब तक हमने मेथड देखी वो थी स्टेरिलिटी मेथड, जो 4 स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो हमने देखे। नाउ वी विल सी द सेकेंड मेथड ऑफ डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, वो हम देखने वाले हैं। सॉरी, अब तक हमने 4 स्टेप कंप्लीट नहीं किए हैं, अब तक हमने सिर्फ 2 ही स्टेप कंप्लीट किए हैं। और जो थर्ड स्टेप होता है मेथड, तो मेथड के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। तो फर्स्ट देखा हमने मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज़ डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। तो ये जो डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड होता है वो क्या होता है, let's see. The specified quantity of sample under test is drawn aseptically from the container. The quantity of the substance or preparation to be used for the inoculation varies as given in Indian Pharmacopoeia and transferred into a vessel of culture media. अब हमने मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या किया था, सबसे पहले हमने तो हमारा पैरेंटल प्रिपरेशन जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर की असेंबली से फ़िल्टर कर लिया था। और जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर पेपर होता है उसे हमने 2 हाफ में डिवाइड किया, और वो पेपर जो होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर पेपर वो हमने कल्चर मीडिया में डिज़ोल्व कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया था। अब डायरेक्ट इनोकुलेशन में क्या करना है कि हमें जिस सैंपल का टेस्ट करना है वो सैंपल हमें असेप्टिकली ड्रॉ करना है। जो क्वांटिटी हमें चाहिए होती है वो असेप्टिकली ड्रॉन करेंगे कंटेनर से, और जो कल्चर मीडिया जिसमें हम उसे ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसे डायरेक्टली उस वेसल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारा जो पैरेंटल प्रिपरेशन होता है जो हम कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करने वाले हैं इन दिस मेथड, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है या फिर प्रिपरेशन की जो क्वांटिटी होती है वो वैरी करती है, प्रिपरेशन टू प्रिपरेशन वैरी करती है। और वो जो प्रिस्क्राइब क्वांटिटी होती है वो इंडियन फार्माकोपिया में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब की गई हुई है, तो हम उसी के हिसाब से वो क्वांटिटी विड्रॉ कर सकते हैं और फिर कल्चर मीडियम में इनोकुलेट कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वी विल मिक्स द लिक्विड विद द मीडियम एंड इंक्यूबेट फॉर नॉट लेस दैन 40 डेज। डायरेक्ट इनोकुलेशन में हमें क्या करना है, जो लिक्विड हमने विड्रॉ किया था हमारे प्रिपरेशन से उसे हमारे मीडियम के साथ मिक्स कर लेना है, और इस मिक्सचर को हमें नॉट लेस दैन 40 डेज तक इंक्यूबेट करना है। और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मीडियम में कुछ ग्रोथ हुई है या नहीं ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये थी डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। अब जो फोर्थ टेस्ट है स्टेरिलिटी टेस्टिंग का फोर्थ स्टेप, तो वो है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। अब हमने मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कर लिया या फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन कर लिया, उसके बाद क्या आएंगे, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, क्योंकि हम इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई है या नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। क्या हो सकता है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स, तो द कल्चर मीडिया इज एग्जामाइंड थ्रू आउट द इंक्यूबेशन पीरियड at intervals for microscopic evidence of microbial growth। अब ये जो कल्चर मीडिया हमने बनाया है ना, जिसमें हमने हमारा पैरेंटल प्रिपरेशन का सैंपल इनोकुलेट किया है, तो उसे हमें उसके इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान इंटरवल्स में ऑब्ज़र्व करना होता है कि 2 दिन के बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिले, 3 दिन के बाद क्या ऑब्जर्वेशन मिले, 4 दिन के बाद क्या ऑब्जर्वेशन मिले, और जब तक कि उनका इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। इंक्यूबेशन पीरियड चाहे 7 दिन का हो 14 दिन का हो, तो हमें एक टाइम इंटरवल बना लेना है कि हमें 2 दिन के बाद या फिर 3 दिन के बाद या फिर रोज़ टेस्ट करना है, चेक करना है कि इनमें कितना माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमें हर एक इंटरवल में ऑब्जर्व करनी होती है। माइक्रोबियल ग्रोथ अगर हो रही है तो वो भी हमें इंटरवल में देखनी पड़ती है। If no evidence of microbial growth is found, the product to be examined complies with the test of sterility। अब हमने ऑब्जर्व कर लिया, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद भी देख लिया, फिर हमें माइक्रोबियल ग्रोथ तो देखने को ही नहीं मिली, कोई एविडेंस ही नहीं मिला कि माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है, तो
इसका मतलब कि हमारी जो प्रिपरेशन हमने बनाया है उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई है, मतलब हमारे प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ही नहीं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि हमने जो प्रिपरेशन बनाया है वो पास हो गया है, और जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग हमने की है ना वो कंप्लाई कर रही है। मतलब जो प्रिपरेशन हमने बनाया है इट कंप्लाइज विद द टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी। ओके, अगर सेकेंड उसमें ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन हो रहा है या फिर टर्बिडिटी दिखाई दे रही है कल्चर मीडियम में, तो वो होते हैं एविडेंस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो अगर ऐसे एविडेंस हमें देखने को मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रिटेस्ट करेंगे, मतलब फिर से टेस्ट करेंगे स्टेरिलिटी का। अब रिटेस्ट करने के लिए जब हम पहली बार, ध्यान में रखिए और ध्यान से सुनिए, जब हम पहली बार रिटेस्ट कर रहे हैं, पहली बार ही हमने किया स्टेरिलिटी टेस्ट, उसमें हमें थोड़े से ट्रेसेस मिले माइक्रोबियल ग्रोथ की, मतलब थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ या फिर हमें कुछ ट्रेसेस मिले, एविडेंसेस मिले कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है, तो हम क्या करेंगे, हमारी कंफर्मेशन के लिए रिटेस्ट करेंगे। अब वो जो हम पहली बार रिटेस्ट करते हैं ना, तो उसमें सेम नंबर ऑफ सैम्पल्स और सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो हमने पहले फर्स्ट वाले टेस्ट में यूज़ किए थे, उतने ही टेस्ट के जो सैम्पल्स होते हैं या फिर वॉल्यूम्स होते हैं, मीडिया जितना चाहिए होता है ओरिजिनल टेस्ट के जैसा ही उतना ही हम यूज़ करेंगे। ओके, और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद अगर कोई भी एविडेंस नहीं मिला माइक्रोबियल ग्रोथ का, तो हम क्या समझ लेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रिपरेशन है, इट कंप्लाइज विद द टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी, और उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हुआ है, ये हम कंसिडर कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला टेस्ट जो होता है, जो हमने टेबल्स में पढ़ा कि कितनी साइज़ लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो हम मेथड यूज़ करते हैं चूज़ करने का, वो होता है मेम्ब्रेन, फिल्टर, और सेकेंड होता है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। तो वो चीज़ें हम स्टेप वाइज क्या वहाँ पे हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स के बारे में, अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इफ़ नो एविडेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, तो क्या होगा, कंप्लाइज विद द टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी। अगर सेम टेस्ट में दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, रिटेस्ट करेंगे। रिटेस्ट के लिए हमने ओरिजिनल टेस्ट में जितने सैम्पल, क्वांटिटी और मीडिया यूज़ किया था, सेम उतना ही सैम्पल, वॉल्यूम एंड मीडिया ओरिजिनल टेस्ट के जितना ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रिपरेशन स्टेराइल है, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट, अगर फर्स्ट टेस्ट के बाद ही हमें ये देखने को मिला कि देयर इज़ अ एविडेंस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, सो आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। ओके, और अगर सेकेंड रिटेस्ट भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, द सेकेंड रिटेस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग ट्वाइस द नंबर ऑफ सैम्पल्स, द प्रिपरेशन बीइंग एग्जामाइंड passes the test for sterility in case there is no evidence of microbial growth। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमने फर्स्ट वाला जो रिटेस्ट किया उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे फॉर्म हुए हैं उसे आइसोलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और सेकेंड रीटेस्ट करेंगे। अब जो सेकेंड रीटेस्ट होती है उसमें सैम्पल की साइज़ जो होती है ना वो डबल की जाती है, ट्वाइस द नंबर ऑफ सैम्पल्स। और जो प्रिपरेशन होते हैं वो द प्रिपरेशन बीइंग एग्जामाइंड passes द टेस्ट फॉर sterility इन केस देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। सेकेंड टेस्ट में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है तो वो क्या करता है, हमारा स्टेरिलिटी टेस्ट पास कर जाता है। In case there is evidence of microorganism growth in the second retest, the preparation being examined fails the test of sterility। अब ये जो हम रिटेस्ट कर रहे हैं वो 2 बार तक हम कर रहे हैं, और 2 बार टेस्ट करने के बाद भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रिपरेशन में सच्ची मुच्ची माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और ये से प्रोडक्ट हम ह्यूमन सब्जेक्ट पे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और हमारा जो प्रिपरेशन है उसने स्टेरिलिटी की टेस्ट फेल कर दी है, ये उसका होता है रिजल्ट।
आज के वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के बचे हुए इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर दो यार। ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है। वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट। वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।